सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। आज का जो सत्र है वो थोड़ा सा स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आज जो हम जानने वाले हैं वो रहेगा हमारा साइकोलॉजी के बारे में, हिप्नोथेरेपी के बारे में। कि व्यक्ति, पेशेंट हमारे पास आता तो है, ट्रीटमेंट लेता भी है, ठीक भी होता है, लेकिन क्योंकि वो यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ से वो परेशान है, वो मेंटली अनस्टेबल है, अभी सोच में डूबा हुआ है, परेशानी में डूबा हुआ है। इतना ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन के कारण जो वो बार बार रिवर्स जाता है, उससे के कारण व्यक्ति का ठीक होना बहुत स्लो हो जाता है। परंतु क्लास को शुरू करने से पहले हम बड़े बुजुर्गों की एक कहावत सुनेंगे कि दूध का जला हुआ तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। दूध का जला हुआ तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कि गुस्से का फल कभी मीठा नहीं होता, और जो खुद को हार गया वो कभी जीता नहीं होता। वो आप कहेंगे ये कितना इररेलेवेंट है, इसका कोई तो काम ही नहीं है यहाँ पे। इसका काम है, ये भी साइंस है, यहाँ पर ये मेडिकल साइंस है प्रॉपरली। अगर आप में मेडिकल साइंस दिमाग में घुसा हुआ है, सारी दुनिया में मेडिकल साइंस दिखेगा आपको। हर बंदे में मेडिकल साइंस है, हर कहावत में, हर मुहावरे में मेडिकल साइंस है। दूध का जला हुआ छाछ फूक के क्यों पीता है? क्योंकि वो अपने पास्ट से परेशान है, वो पास्ट में इतना पीड़ा झेल चुका है, वो परेशान हो चुका है कि वो डर में रहता है, हमेशा डरा रहता है पूरे टाइम कि आगे कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। वो बनता है कारण एंजाइटी का, कि उसके पास्ट एक्सपीरियंस इतने खतरनाक हो चुके हैं। इसलिए जो दूध से जल चुका है वो छाछ भी फूक के पीता है। वो सोचता है कि यार मैं, छोटी मोटी दिक्कतें मेरे को परेशान करेंगी आगे। और फिर गुस्सा, गुस्से का फल कभी मीठा नहीं होता। एंगर, एंगर व्यक्ति को अंदर ही अंदर खाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। व्यक्ति परेशान होता है, ये एंगर के कारण होता है। एंगर करेंगे, आपका एडीआर हाइपर होगा, आपका ब्लड एसिडिक होगा। और जो खुद को हार गया, जो खुद से हार गया, जो खुद को खो बैठा, वह कभी जीत नहीं पाता जिंदगी में। और उसी जीत को पाने के लिए हमें साइकोलॉजी को अपनाना होता है। हम चाहे साइकोलॉजी को पढ़कर अपनाएं या बिना पढ़ा अपनाएं, हम जाने अनजाने में साइकोलॉजी और हिप्नोथेरेपी को प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। और आखिर में एक कोट को बोलते हुए कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारा ट्रीटमेंट भी वहां रुका जहाँ डोपामीन कम था। हमारा ट्रीटमेंट भी वहां रुका जहाँ डोपामीन कम था। डोपामीन कम होने का अर्थ क्या है? कि व्यक्ति के बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स की कमी है, व्यक्ति खुश नहीं है, डिप्रेस्ड है। उसी के कारण उसकी बॉडी में सेरोटोनिन, डोपामीन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बन पा रहे। और वह कैसे बन पाएंगे, उसी को समझाने के लिए हमारे बीच आज उपस्थित हैं, स्पेशली हमारे लिए उपस्थित हैं श्री अनिल कुमार जी, जो पिछले 20 वर्षों से इंजीनियर रह चुके हैं, साथ में एमबीए इन फाइनेंस कर चुके हैं, और अभी 3 साल से फुल ऑन हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी तक उन्होंने कई सारे लोगों को हिप्नोथेरेपी से आराम दिलवाया है। अब हमें कैसे मालूम पड़ा इसके बारे में? कुछ टाइम पहले जब मेरी मुलाकात सर से हुई, तो इन्होंने हमारा जब तरीका देखा काउंसलिंग का, तो ये बोले कि यार ये तो हिप्नोथेरेपी है, तुम हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस करते हो? मैंने कहा नहीं। बोले ये तुम हिप्नोथेरेपी ही प्रैक्टिस कर रहे हो, साइकोलॉजी है ये। मैंने कहा कैसे? फिर उन्होंने समझाया कि जो हम पेशेंट के साथ करते हैं वह सब कुछ साइकोलॉजी है। आप अनजाने में कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप साइकोलॉजी का प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप साइकोलॉजी को थोड़ा समझ लेंगे, जान लेंगे, तो आप जानकारी के साथ पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं। हमारे साथ यही एक थोड़ा सा चीजें लूप होल रह जाती हैं कि हम अनजाने में, अनएक्सपीरियंसली, या बिना प्रॉपर नॉलेज के चीजों को इस्टेब्लिश कर देते हैं या फिर एक्यूमुलेट करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी टॉपिक की, किसी विषय की हमें जानकारी बहुत बढ़िया है, तो हम कहते हैं डंके की चोट पर हम पेशेंट को प्रॉपर आराम दिलवा सकते हैं। तो मैं श्री अनिल कुमार जी से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि कृपया आप स्टेज संभालिए और हमें ज्ञान दीजिए कि साइकोलॉजी और हिप्नोथेरेपी एक पेशेंट में कैसे काम करती है। साथ ही जब पेशेंट हमारे पास आए, हमें क्या स्टेप लेने चाहिए, हमें कैसे उससे बात करनी चाहिए। मैं चाहूंगा कृपया आप अपना ज्ञान हम सभी के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग जी। बहुत 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 गुड गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर आए। थैंक यू परमिंदर, ये प्रोग्राम जी सर। ऑर्गेनाइज करने के लिए और मेरे को यहाँ पर इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया लगा, कह रहे हैं कि हमारा ट्रीटमेंट वहाँ रुका जहाँ डोपामिन बहुत कम था। वेरी गुड। बिल्कुल, बिल्कुल।
ओके ओके। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लो ताकि मैं आपके स्माइलिंग फेसेस को देख सकूं। वेरी वेरी गुड इवनिंग योगवीर जी। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू कमला जी, थैंक यू सूरज जी, राजेंद्र जी, गुड इवनिंग, वेलकम। यशपाल जी, पवन कुमार जी, दीपेंद्र जी, योगेंद्र जी, योगवीर, आरोग्य धाम जी, शशि गुप्ता, आदिति जैन, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम। जिनका मैं नहीं नाम ले पाया सॉरी, आप सबको वेलकम। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम जब किसी क्लाइंट से मिलने वाले हैं और उसके अंदर एक ऐसा रेपो सेट करने वाले, एक ऐसा इंप्रेशन सेट करने वाले हैं कि जहां पर आपका उसी समय मैक्सिमम काम हो जाता है। मैं सबको ऑडिबल हूं क्लियरली? यस। तो आज मेरा आपसे ये प्रॉमिस है, आज मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि इस सेशन के एंड में आपको मैं एक ऐसे वंडरफुल टूल देने वाला हूं जिसको यूज करके आप अपने क्लाइंट के लिए वो पहले सेशन का एक बेस्ट ऑफ बेस्ट इंप्रेशन एस्टेब्लिश कर सकेंगे। मैं आपको वो स्ट्रेटजीज दूंगा जिसके अंदर की आपका 80% का ग्राउंड वर्क ऑलरेडी पहले ही हो चुका होगा। तो मैं कुछ भी आगे बढ़ने से पहले अपनी एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं, और जिसके अंदर मैंने अभी जैसे बताया कि क्वालिफिकेशन से मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, एमबीए हूँ, और दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और हमारी दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रही है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेशन के हम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसके अंदर हम एवरी ईयर मल्टीपल करोड़ रेवेन्यूज में जनरेट करते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल होने के बाद भी मेरा एक क्यूरियोसिटी थी, ये चीज जानते हुए कि कुछ अपने मेडिकल सिस्टम जो इस समय चल रहा है हमारे सराउंडिंग्स में वो फेवरेबल नहीं है, कहीं ना कहीं चीजें हमें अपने एंड पर ही उसको ठीक करना होगा। बहुत सारी चीजें जो नहीं होनी चाहिए वो होती है, और कुछ चीजों के लिए अगर हमारे अंदर थोड़ी अवेयरनेस आ जाए तो हम उस चीज को खुद से ही क्रिएट कर सकते हैं। इस क्यूरियोसिटी के साथ मेरा कभी फर्स्ट टाइम हिप्नोसिस के साथ मैंने कभी इंटरनेट पर गूगल करते हुए मेरे को उसका आमना सामना हुआ, और उसके बाद मेरी बहुत क्यूरियोसिटी इसमें जागी और मैं इसके अंदर डीप के अंदर जाता ही चला गया। और फिर उसके बाद मैंने इसमें सेशंस लेने शुरू किए और मैंने हंड्रेड्स ऑफ सेशंस लिए हिप्नोथेरेपी के अंदर। मुझे ये चीजें दिखाई देने लगी कि कितनी माइंड की सबकॉन्शियस पावर है, कितने इस पावर के थ्रू हम बड़ी बड़ी चीजों को ऐसे ही ठीक कर सकते हैं जिसके अंदर की कोई बहुत ही आसानी से सिर्फ अपने अंदर एक मानसिक बदलाव ला करके, और ये चीज हम दूसरों के साथ क्रिएट करेंगे तो वो लोग भी इनके अंदर ये बदलाव डालने की इस प्रक्रिया में हम हिप्नोसिस से गुजरते हैं, हिप्नोथेरेपी के थ्रू गुजरते हैं। तो मैंने इसके अंदर बहुत मिराक्युलस रिजल्ट्स देखे हैं। और इसके अंदर जाने का एक प्रोसीजर है, एक एक स्टेप्स है, प्रोसेस है, जिसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर 80% काम शुरू में ही होता है, एकदम स्टार्टिंग में ही होता है। और जब वो वाला काम की लैंडिंग सही हो गई तो आगे का काम अपने आप ही आसान हो जाता है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप कौन कौन सी थेरेपी के अंदर काम कर रहे हैं। वो नेचुरोपैथी हो सकती है, न्यूरोपैथी हो सकती है, एनएलपी हो सकती है, रेकी हो सकती है, या कुछ और हो सकता है। प्लीज चैट के अंदर लिख करके बताएं। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो कौन कौन सी थेरेपीज यूज कर रहे हैं। न्यूरोपैथी, अशोक जी, न्यूरोपैथी, 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 न्यूरोथेरेपी, 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 एलएमएनटी।
एलिमेंट्री क्या हुआ? थेरेपी का ही शॉर्ट फॉर्म है, डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी। ओके ओके। रेकी, हिप्नोथेरेपी को डॉक्टर रितु, सुनील लूना न्यूरोथेरेपी, ल्यूनोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी सॉरी। ओके ओके। मैक्सिमम लोग यहाँ पर न्यूरोथेरेपी से है। ठीक है। तो आप में से कितने लोगों ने अभी तक कभी कोई सेशन नहीं लिया है? उसमें टाइप करो मी, मी। ओके 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 ओके। योगवीर जी, पूजा जी, देवेंद्र जी, ओके मी। ओके अरविंद जी, देविया, राजेंद्र सिंह जी। ठीक है। और कितने लोग खूब करते चले आ रहे हैं? ठीक है। तुष प्रेम जी, विश्वास, अरविंद कुमार। मुझे इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा करना होगा। ओके ओके। बुजदेव नम्रता। ठीक है। तो आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक कोई सेशन नहीं लिया है, और आप में से बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर बीच में आए हुए हैं। तो मेरा अभी आपसे ये प्रॉमिस है कि इस चीज के साथ ये आप न्यूरोपैथी में यूज करें, किसी भी टेक्निक में यूज करें, हिप्नोथेरेपी में यूज करें, एनएलपी में यूज करें, रेकी में यूज करें, और इसके अलावा अपनी फैमिली में ही किसी से भी यूज करें, हस्बैंड वाइफ के बीच में यूज करें, बच्चों के साथ, और सेल्स के अंदर कस्टमर्स के साथ। ये वो चीजें हैं जो कि अपने आप में फर्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट करा देंगी अगर इन टूल्स को हम फॉलो करते चले जा रहे हैं तो। मैं अभी आपके साथ अपनी स्क्रीन भी शेयर करता हूं। ओके। क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके 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 ओके। ठीक है। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम सेशन जीरो भी कहते हैं। ये वो सेशन है जिसके अंदर हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन करते हैं इस चीज में। एक मिनट। ये वो सेशन है जिसके अंदर कि हम क्लाइंट के साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। ये वो क्रिटिकल टाइम है जिस समय एक पेशेंट अपना सीक्रेट मैटर्स, अपने रिलेशनशिप, अपने बिहेवियर, अपने काफी चीजें वो आपके साथ शेयर करने वाला है। और इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि वो वहां पर एक ट्रस्ट और रिलेशनशिप बिल्डअप हो। और ये उसका सबसे पहला ग्राउंड वर्क है, और इसी के अंदर इसके रूल सेट होते हैं कि किस तरह से होगा, कितना टाइम लगेगा, और उसके अंदर कितना खर्च आएगा। और जब ये चीजें सेट हो जाती हैं तो इसके बाद स्टेप आगे बढ़ता है जिसको कि हम सेशन जीरो बोलते हैं। और इसके अंदर हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि हमको वो पॉइंट ए पर है, और हमको उसको पॉइंट बी पर लेकर के जाना है। और इस प्रोसेस के अंदर हमें उसका हाथ पकड़ना है और ये सारा रास्ता उसको पार कराना है, और इस तरह से उसको उसके गोल तक पहुंचाना है। ये हमारा गोल है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उससे सही सवाल पूछें कि हम, आप कहां पर जाना चाहते हो, आपका गोल क्या है। आपका गोल हेल्थ के रिलेशन में हो सकता है, आपका गोल मनी के रिलेशनशिप में हो सकता है, आपका गोल रिलेशनशिप के हिस्से में हो सकता है, या आपका गोल लाइफ के किसी और हिस्से के अंदर हो सकता है। आप इस समय कहां पर हो, करंट पोजीशन क्या है, आपका पॉइंट ए क्या है, पॉइंट बी हमने जान लिया, डेस्टिनेशन जान लिया, अभी कहां पर है ये जानना जरूरी है। फिर
वहां तक पहुंचने में आपके रास्ते में क्या रुकावटें हैं, और फिर उसको लेकर के क्या किया जा सकता है, उसमें एक्शन क्या है, क्या काम करने वाले हैं, कौन सी समय तक करने वाले हैं। मोस्टली ये भी पता होता है कि क्या काम करने वाले हैं, लेकिन कब करने वाले हैं ये पार्ट मिसिंग होगा, तो बहुत सारी चीजें सिर्फ माइंड में ही रह जाती है। और इस तरह से हम उसके अंदर डीपर में जाते हैं। हम्म, मैं थोड़ी देर के लिए इसको, हाँ हाँ, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको हैंडल करने में, वन मोमेंट। चलो, तो अब एक पेशेंट आता है कोच के पास। कोच बोलता है जी मेरे को, हाँ जी, क्या एक प्रॉब्लम है, मैं ना लाइफ से बहुत पक गया हूं। क्या हुआ? मैं ना बहुत सिगरेट पी रहा हूँ, बहुत सिगरेट पी रहा हूँ, दिन के 30-40 सिगरेट पी जाता हूँ। मेरी लाइफ बड़ी खराब हो गई, मैं बहुत तंग आ गई हूँ। क्यों तंग आ गए हो? क्या करना चाहते हो? मैं ना सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ। तो जो काम आपने 15 साल से नहीं किया, क्या गारंटी है कि आप उसको अभी जल्दी से छोड़ दोगे? नहीं जी, अब मैं ना बहुत इसको छोड़ना चाहता हूँ, बहुत पक गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरी हेल्थ के भी बहुत फर्क आ रहे हैं, मैं इसको छोड़ना चाह रहा हूँ। क्या डीप कारण है, क्यों छोड़ना चाह रहे हो? मेरी ना बच्ची है 2 साल की, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं उसके सामने सिगरेट पीता हूँ। जब वो 5 साल की हो जाएगी, वो आपके बारे में क्या सोचने लगेगी? वो सोचेगी कि मेरे पापा बहुत बहुत बुरे पापा हैं, वो बहुत सिगरेट पीते हैं। अच्छा, तो जब आप सिगरेट छोड़ दोगे, उसके बाद आपको कैसा लगेगा? वो बच्ची आपके बारे में क्या सोचेगी? वो बच्ची कहेगी मेरे पापा बहुत वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं, बिल्कुल उन्होंने अपने सब जो चाहते हैं, एक आइडियल पापा है। इसके लिए आपके रास्ते में क्या रुकावटें हैं? मेरा माहौल बहुत खराब है ना, मेरे ना दोस्त बहुत खराब है, मेरे उनके जैसी जाता हूँ, वो मेरे को ऑफर करते हैं, मैं वहां फिसल जाता हूँ। तो फिर क्या कर सकते हो? मैं ना उन दोस्तों को छोड़ सकता हूँ। और क्या कर सकते हो? और ना मेरी ड्रॉअर के अंदर सिगरेट पड़ी रहती है, मैं उसको उठा करके बाहर फेंक दे। और क्या कर सकते हो? और मेरे को जो जो चीज उसकी याद दिलाएगी, मैं उसको अपनी आंखों से ओझल कर दूं। ठीक, गुड। जब आप छोड़ दोगे आपको कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ये देखो कि आपने उसको छोड़ दिया है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे रास्ता दिखा दिया, कितना अच्छा हुआ। जो खुश हो गए, वो कुछ किया ही नहीं। ये वो फेस है जो आगे चल करके कोचिंग के अंदर कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए ये एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है, एक थेरेपिस्ट में और एक पेशेंट के बीच में, कि अब वो सुन बोल रहा है और वो सुन रहा है और वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इस स्टेज का रोल है बहुत कम। इससे पहले 80% का काम है जो कि हमने एक रेपो बिल्डिंग के थ्रू एस्टेब्लिश किया है। वो एक इंपॉर्टेंट काम है जहां पर आप जो बोलते हैं सामने वाला वही सुनता है और उसको एक्सेप्ट करता है। इसके अंदर इस पूरी प्रोसेस में कोई आइडिया नहीं दिया है, कोई थोपा नहीं है, कोई सिगरेट के नुकसान नहीं बताए हैं, सिर्फ सही सवाल पूछे हैं। देखो, मोस्टली जवाब कभी गलत नहीं होते, सवाल गलत होते हैं। अब इन्हीं सवाल, अगर हम राइट क्वेश्चन प्लेस करेंगे तो वो उसके राइट आंसर्स आने लगेंगे। अगर कभी हम भी अपनी लाइफ के अंदर कहीं पर रुके हुए हैं, तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के सवाल ही पूछते हैं कि कल वो मेरे सामने आएगा, ऑफिस में स्टाफ वाला आएगा, मेरा पड़ोसी आएगा, वो आएगा, फिर वो ऐसे बोलेगा, मैं उसको ऐसे बोलूंगा, ये करेगा। बल्कि दूसरी तरफ से अगर हमारे सवाल जिस तरह के हैं, जवाब उसी तरह के हैं। अगर हमारे सवालों में हम क्रिएटिविटी लेकर के आएंगे, तो वो चीजें दूसरे लेवल पर शिफ्ट हो जाती हैं, और एक थेरेपिस्ट का काम है उनको उन सवालों की डायरेक्शन के लिए गाइड करना। तो एक
ट्रीटमेंट के लिए कोर ट्रूथ ये है कि ये 80% साइकोलॉजी है और सिर्फ 20% स्ट्रेटेजी है। और देखा जाए तो ये काम भी क्लाइंट के खुद आंसर से ही आता है मैक्सिमम टाइम पर। मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर क्लाइंट के पास ही होते हैं। हमको सिर्फ उस चीज को एक्टिवेट करना है जिससे वो आंसर निकल करके आए। और अगर शुरू में ही हम उन आंसर्स को डालेंगे, वो आपसे दूर भाग जाएगा। अगर शुरू के अंदर ही हम उसको, सिगरेट पीने आया, अगर शुरू से ही उसके सिगरेट के नुकसान गिनवा देंगे, शुरू से ही उसकी सोशल डिस्टेंसिंग को गिनवा देंगे, वो तो उसको पता ही ना है, तो वो क्यों आता अगर आपके पास उसको ये पता नहीं होता। वो आपसे हेल्प लेने आया है उस तरीके से जिससे वो भी कंफर्टेबल हो। और ये काम है, ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक थेरेपिस्ट की, कि उसको वो उस रूट के थ्रू से होता हुआ, क्वेश्चंस के थ्रू लेता हुआ, उसका डायरेक्शन माइंड की पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर दे। जवाब उसी के पास है, सिर्फ हमें राइट क्वेश्चन इंड्यूस करना है। इसके लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये एक ट्रस्ट की ट्रायंगल है। उसको ट्रस्ट होना चाहिए आपके अंदर, उसको ट्रस्ट होना चाहिए आप जिस रास्ते से उसको उसके गोल तक पहुंचाने वाले हैं, उस रास्ते में ट्रस्ट होना चाहिए। और उसको ट्रस्ट होना चाहिए खुद अपने आप पर। और यही वो प्रोसेस है जिसकी स्टार्टिंग के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर ये स्टेप हो गया तो सारे काम हो गए। और अगर आपने कभी कोई सेशन नहीं लिया है, तो आपको भी अपने मन में यही चीज बोलनी है कि आई एम द बेस्ट थेरेपिस्ट, आई एम द बेस्ट थेरेपिस्ट। यही चीज आपने अपने आप को बोलेंगे, तो वही चीज सामने निकल करके आएगी, आपकी बॉडी से टपकेगी वही चीज, और यही चीज क्लाइंट तक पहुंचेगी। और वो आपके अंदर ट्रस्ट करके आप पर अपना प्रॉब्लम आपके सामने सरेंडर करके आपसे गाइडेंस मांगेगा सॉल्यूशन के लिए। और इसी तरह से उस रास्ते में उसको अपने आप ट्रस्ट आने लगेगा कि जिस थ्रू, जो मेथड जिसके थ्रू आपका वो गोल अचीव होने वाला है। तीसरा पॉइंट, कि अगर उसको खुद पर ही भरोसा नहीं है, अगर उसको खुद पर ही भरोसा नहीं है, तो आपका ट्रस्ट भी, आपके पाथ का ट्रस्ट भी, वो भी काम नहीं आएगा। अब ये भी एज ए थेरेपिस्ट हमारी ही ड्यूटी है, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको थेरेपिस्ट के रूप में उसमें भरोसा दिलवाएं कि वो ये काम को कर सकता है बहुत आसानी से। जब उसके अंदर भी ये भरोसा जाग जाएगा, तो आगे अपने आप चीजें चेंज होने लगती हैं, बिलीव चेंज होने लगता है। हमारा काम है उसके अंदर बैठे हुए बिलीफ को रिप्लेस करना। उस बिलीफ को रिप्लेस करना जो अब सुबह 5 बजे नहीं उठ सकते हम। मैं बोलता हूँ 5 बजे उठेंगे, अब पता है कि मैंने ऐसा काम पास्ट में भी बहुत बार किया है, कल भी करेंगे, तो जरूरी नहीं है मैं उठूँ या सुबह उठ करके अलार्म पे स्नूज बटन दबा दूं। नहीं मालूम। तो यहां पर अपने ऊपर से भी भरोसा उठने लगा। लेकिन अगर बोले कि भाई हमें माउंट एवरेस्ट पे जाना है, बेस कैंप की चढ़ाई करनी है, पीक की तो खैर बहुत चैलेंजिंग है, लेट अस सी हाफ ऑफ द माउंटेन एवरेस्ट बेस कैंप। तो अगर वही टारगेट हो जाए, वही गोल उसके दिमाग में दिखने लगे, तो सुबह 5 बजे उसको स्नूज का बटन दिखाई नहीं देगा। वो खड़ा होगा, शूज डालेगा और रनिंग पर आ जाएगा। यही वो चीज है जो उसके अंदर इंड्यूस करनी है, एक गोल उसको अगर दिखा दिया जो उससे कनेक्टेड है, जो उसकी लाइफ में उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उस गोल से कनेक्ट करा देंगे, तो उससे कनेक्टेड एक्शंस अपने आप होते चले जाएंगे और उस वो गोल तक अपने आप पहुंचने लगेगा। ये काम एज ए थेरेपिस्ट हमारा है कि हम इस ट्रस्ट की ट्रायंगल को पूरा का पूरा अपने साथ क्रिएट करें। अपने अंदर ट्रस्ट, हमारे पाथ में ट्रस्ट, और साथ में थेरेपिस्ट के अंदर ट्रस्ट। तो ये सेशन जीरो क्रिटिकल क्यों है? ये इसलिए जरूरी है कि पेशेंट को उसके अंदर एक सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा। वो जहां पर वो बातचीत करने जा रहा है वो सेफ है।
उसके साथ अगर वो आपका कोई सीक्रेट भी शेयर करेगा तो उसका कोई मिसयूज नहीं हो, ये सेफ्टी उसको सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू चाहिए। ये जिसके अंदर वो अपने विचार व्यक्त कर सके, अपने इमोशंस को व्यक्त कर सके, अपने बिहेवियर को व्यक्त कर सके। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे अगर हम ये बोले कि कोई बच्चा सुसु करता है, ठीक है, उसको माफ है। अब बड़े होकर के हमारे को माइंड में सिग्नल गया कि सुसु करना ठीक है, मेरे को आने वाला है, मैं मुझे जाना है, एक ब्रेक लेना है, तो ब्रेक लेना है, वो सुसु करके आता है। लेकिन एज ए बड़े होकर के हम भी कई बार वो वाला सुसु कर देते हैं। इसको अगर मैं कनेक्ट करके देखूं एंगर से, तो अगर पता है एंगर आने वाला है, तो थोड़ी देर पॉज ले लो, 3 सेकंड का, 5 सेकंड का डीप ब्रीथ कर लो, फिर बोलो जो भी बोलना चाहते हैं। लेकिन अगर सुसु और वहीं पी कर दिया, तो यहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमको उसको अवेयर कराना है कि देखो एंगर आने वाला है। अब आप जो भी कुछ करोगे लफड़ाई करोगे, गलत ही होगा, और गलत उसका रिस्पॉन्स, गलत रिएक्शन आएगा। तो यहां पर हमको वो चीज जागनी है। अब वो यही बिहेवियर आपके साथ ईमानदारी के साथ शेयर करे, ये उसको सेफ एनवायरनमेंट चाहिए। ये उसको चाहिए कि जहां अपने विचार बताए, अपने इमोशंस बताए, अपना बिहेवियर भी बताए, मैं वहां गया था, मेरे से ये गलती हो गई, अब बताओ मैं इसमें कैसे क्या कर सकता हूँ। ही सीकिंग गाइडेंस। और इस सारी प्रोसेस के अंदर क्लाइंट वैल्यूड है, रेस्पेक्टेड है। वो कुछ चीजें शेयर करता है कि मेरा 2 करोड़ का नुकसान हो गया, मैंने 1 साल के अंदर बिजनेस किया, मेरा 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। और वहां अगर हम जजमेंटल हो गए, अच्छा वो कैसे कर दिया आपने नुकसान, यहां पर अब आप उससे कुछ ऐसे आंसर की उम्मीद करने लगे कि जैसे कि कहीं कोई उसने गलती करी है। और अब आप उसने बताया कि मैंने ये किया और ये किया, इससे ये गलती हो गई। अब माइंड के अंदर एक फिल्टर लग गया। अब आप उस पर्सन को उस फिल्टर से देख रहे हैं, और ये उस तक पहुंच जाता है सबकॉन्शियसली कि वो जजमेंट किया जा रहा है। तो यहां डिस्टेंसिंग होनी शुरू होगी। तो उसने गलती भी करी है, उसको भी नॉन जजमेंटल होते हुए हमको एज इट इज रिसीव करना है। कि उसने कहा कि 2 करोड़ का नुकसान हुआ है, अच्छा ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपकी जो उस समय सिचुएशन रही होंगी, उसके अंदर इस तरह से आपने मैनेज किया, यही आपकी बहुत बड़ी बात है। चाहे आप अंदर से सोच रहे हो कि कैसी गलती हुई, वो आपका पर्सन हुआ है, लेकिन हम सामने वाले के माइंड में हैं। ठीक है, और आगे, और आगे, जब नॉन जजमेंटल होंगे, क्लाइंट ओपन और ओपन और ओपन और ओपन होता चला जाएगा। पावर ऑफ 5 वाइज। अगर 5 बार एक सीक्वेंस में पूछ लिया ना कि वाई, क्यों, क्यों आप ये करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, क्यों कमाना चाहते हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी क्यों चाहिए, मुझे लोगों को दिखाना है, लोगों को क्यों दिखाना है, वो मेरे पापा कभी ये काम नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, बचपन में ये हुआ था, वो हुआ था, और वो हुआ था, मैं उस समय 4th क्लास में था, सामने वाले ने ऐसा बोला था, तब मैंने कहा मैं पैसा कमाऊंगा। जो वाई उसका मनी से अगर डीप में कहाँ तक गया, उस कॉज को अगर हम एड्रेस करेंगे तो उसके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। अगर वो रूट कॉज को सॉल्व नहीं किया, तो वो बंदा चाहे कितना भी पैसा कमा ले, वो दुखी ही रहेगा। एक थेरेपिस्ट के रूप में हमें, हमारी ड्यूटी है कि वो वहां तक पहुंचना। ये पावर है 5 वाइज की। 5 क्यों। अगर ये बार हमने पूछा, तो आपको कुछ ऐसा ही आंसर मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो। हर आदमी का आंसर अलग है। तो ये चीज है जहां पर क्लाइंट की वैल्यू की जा रही है, क्लाइंट को रिस्पेक्ट किया जा रहा है। इससे हमें उसके गोल्स अंडरस्टैंडिंग करने में, उसके कंसर्न को, उसका सॉल्यूशन प्रोसेस, किस तरह से हम उसके सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, यहां से हमें इसकी वो सुविधा लगती है। और प्लेसिबो इफेक्ट, इतनी पावरफुल चीज है ये प्लेसिबो इफेक्ट।
सोचो कि एक कोई, इसकी तो हम लोगों ने बहुत एग्जांपल्स देखे कि एक दवाई के नाम पर कुछ भी चीज हमने अगर दे दी, और अगर उसने उसको दवाई मान लिया सामने वाले ने, तो वो ठीक हो जाता है वो दवाई ने। जबकि कोई मीठी गोली हो सकती है होम्योपैथी की, या फीकी गोली हो सकती है, या कोई एलोपैथी की प्लेन टैबलेट हो सकती है। अगर उसको स्ट्रांग बिलीफ के साथ वो दवाई हैंड ओवर कर दी और उसने उसको दवाई मान लिया, तो वो क्योर हो जाएगा। एक बड़ी स्टोरी है कि अमेरिका में एक क्रिमिनल को लाइफ पनिशमेंट की सजा मिली, उसको जेल में रखा गया। तो कुछ एक्सपेरिमेंट वाले लोगों ने कहा कि इसको हम, ये तो मरने तो वाला ही है, क्यों ना हम कुछ इस पे एक्सपेरिमेंट कर ले। ये उन्होंने उसकी परमिशन मांग ली। तो उसकी जेल में ले जाकर के उसको एक बात बोली गई कि देखो, तुम्हारी सजा फांसी से नहीं होने वाली है, तुम्हारी सजा जो है ना, अब हम एक सांप के काटने से करेंगे। आपको एक सांप के द्वारा डंक दिया जाएगा, उसको सामने वो सांप दिखाया जाता है। उसके बाद उसके मुंह पे कपड़ा डाल देते हैं, उसको हाथ आगे करते हैं और उसको छोड़ दिया जाता है। उसकी एक थोड़े टाइम के बाद एक ऑल पिन, सिंपल ऑल पिन उसके पंच की जाती है और वो मर जाता है। प्रॉब्लम यहां तक नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी कि उसका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई, और हैरानी की बात कि उसको मौत की सजा सजा का कारण बॉडी के अंदर पॉइजन था। ये पावर है माइंड की, कि माइंड ने अगर ये बिलीव कर लिया कि मेरी मौत सांप के काटने से हुई है, तो वो अंदर से पॉइजन भी क्रिएट कर देगा। ये है बिलीफ की पावर, जो हिप्नोथेरेपी में या और थेरेपीज में बड़े बड़े मिराकल्स कराती है। तो ये वो प्लेसिबो इफेक्ट है, और जिसकी फाउंडेशन बिलीफ है, विश्वास है, भरोसा है, जो कि सेशन जीरो उसका मेन प्रेमिसिस है। और दूसरी बात ये, जब आप एक क्लाइंट, एक बात बताएं कि आपको एक क्लाइंट थोड़े पैसे दे रहा है और एक क्लाइंट बहुत पैसे दे रहा है, आपको किसे ठीक करने में हेल्प ज्यादा होगी? मेरे को चैट में लिख करके बताएं, कम पैसे वाले में या ज्यादा पैसे वाले में। आपके पास दो तरह के क्लाइंट आए, जिसके अंदर एक ने कम पैसे दिए और एक ने बहुत पैसे दिए। किसको ठीक करने में आपको ज्यादा आसानी होगी? ज्यादा पैसे वालों में। बोथ। देखो, दोनों को, यस, यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क छुपा हुआ है। हम एज ए थेरेपिस्ट ये जानते हैं कि दोनों को ठीक करने का प्रोसीजर सेम है। दोनों को मान लो सेम प्रॉब्लम है, सेम उनका प्रेजेंट है, और सेम वो फ्यूचर चाहते हैं। दोनों की प्रॉब्लम सेम है और दोनों को ठीक करने का रास्ता भी सेम है। लेकिन एक फर्क है, जिसने पैसे ज्यादा दे रखे हैं ना, वो ऑलरेडी कमिटेड है, और जिसने पैसे नहीं दिए या फ्री में आया हुआ है, वो उस चीज को इतना सीरियस नहीं लेगा। उसमें उसका स्टेक पे कुछ नहीं लगा हुआ। अगर वो जो ज्यादा पैसे वाला है ऑलरेडी वो कमिटेड है, उसका आधा बिलीफ तो पहले जनरेट हो चुका है, आपके अंदर भी और अपने अंदर भी। और इसके बाद उसको ठीक करने के अंदर ज्यादा नहीं जोर लगेगा। लेकिन जिसने कम पैसे दिए हैं, उसको ये होगा। लेकिन कुछ एक्सट्रीम केसेस में आपका जिसने पैसे कम दिए हैं, उसके अंदर भी इस तरह का विश्वास डेवलप हो सकता है, जिसके अंदर वो भी इस काम को कर सकता है। एक्सेप्शन हर जगह पर है। मेजोरिटी की बात करें तो जब ज्यादा पेन होगा, जिस चीज को आप ज्यादा चाहते हैं, वो उसके लिए आगे ये भी हो सकता है कि एक कोई पुअर पर्सन है, उसके लिए 10,000 रुपये भी ज्यादा है, 5,000 रुपये ज्यादा है। तो वो 5,000 की पावर किसी एक पैसे वाले के 1 लाख के बराबर हो सकती है।
तो दोनों का सेम लेवल है। वो 5,000 वाले को भी उतना ही भरोसा होगा जहां पर 1 लाख वाले को होगा। लेकिन दोनों का रेशो, जिसने अपने हिसाब से मैक्सिमम पे किया है उसका बिलीफ भी उतना स्ट्रांग होगा, और वो उतना जल्दी ठीक भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ट्रीटमेंट के लिए पैसे लेना बहुत काइंड ऑफ जरूरी है। रेकी के अंदर तो ये ट्रेनिंग भी दी जाती है शुरू के अंदर, जब जापानीज लोगों की, कि बिना चार्ज के रेकी नहीं करेंगे, आप उसको कुछ ना कुछ तो रिटर्न में लेंगे। मॉनेटरी वैल्यू ना हो, कुछ और रिटर्न के अंदर, सर्विसेज के अंदर, कुछ और गुड्स के अंदर, लेकिन कुछ रिटर्न का एक पेन जब जनरेट होगा तो उसका एक फायदा होगा। बिल्कुल ग्राउंड रूल है ये रेकी के अंदर, कि आप जब किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हो, हीलिंग दे रहे हो, तो उसको रिटर्न में उसका चार्जेस भी लेने का है। तो इस सब के अंदर, इस सब के पीछे भी सबसे बड़ी चीज है रेपो बिल्डिंग। अब ये एक ऐसी चीज है, जब एक रेपो बिल्डअप हो जाएगा तब आपका सबकॉन्शियस माइंड दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाएगा। मैं भी इसके अंदर ले लेता हूँ। वो आपका सबकॉन्शियस दूसरे सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और फिर आप जो भी बोलेंगे वो भी फॉलो हो जाएगा, जो नहीं बोलोगे वो भी उस तक पहुंच जाएगा, वो भी फॉलो हो जाएगा। ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। ये कॉन्सेप्ट है जो सबसे पहले यूज किया गया एंटन मैस्मर। जब हम हमारा डिक्शनरी का फेमस वर्ड है मैस्मराइजेशन, वो यहीं से ही आया है, कि कुछ ऐसा बोलना सामने वाला मेस्मराइज हो गया, हिप्नोटाइज हो गया, आपने बोला और वो फॉलो कर रहा है। ये हमारे साथ ऐसा नहीं है कि कोई इंसिडेंट होगा, कोई रेलवे स्टेशन पे कोई हम पर कुछ चीज डालेगा और हमारा सामान ले जाएगा, नहीं। ये हमारा डेली बेसिस पर हम कर रहे होते हैं। आपके साथ भी हो रहा होता है, हमारे साथ भी हो रहा होता है। बहुत बार हमें पता भी नहीं होता कि हम इस काम को कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस चल रहा होता है। जब हम इसके अवेयर हैं तब हम इसी टूल को यूज करके क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं। इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट, हियरिंग, लिसनिंग एंड लिसनिंग विद एम्पैथी। हियरिंग हम सिर्फ कान से करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, हाँ बताओ क्या हुआ, अच्छा ये होता है वो होता है, अच्छा और क्या होता है, ठीक है, और ये बातचीत एक सिर्फ कान से सुनी जा रही है। जब हम काउंसलिंग में बैठते हैं, एक साइकोलॉजी वाले, एक साइकोसोमेटिक वाले काउंसलिंग में, या एक पेशेंट के साथ हम कोई उसका इशू एड्रेस कर रहे हैं, तो उसका नेक्स्ट लेवल है लिसनिंग। लिसनिंग इज विद अटेंशन। आप सुन रहे हो पूरी तरह से, उसके साथ आंख भी, आपने आई कांटेक्ट भी ले रखा है, सुन रहे हो, ठीक है। इसका और नेक्स्ट लेवल है लिसनिंग विद एम्पैथी। अब ये लिसनिंग अटेंशन के साथ नहीं है, लिसनिंग कानों के साथ नहीं है, बल्कि इसका एक नेक्स्ट लेवल है लिसनिंग विद बॉडी। अब आप पूरी तरह से उसके आंख के साथ आंख मिला के बात कर रहे हो, अब आप उसकी बातचीत के अंदर नॉडिंग कर रहे हो, अब आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी मैच कर रहे हो। अब आप पूरी बॉडी से उसको सुन रहे हो और उसको दिखाई दे रहा है। अगर उसके साथ कोई बुरी बात वो बता रहे तो आप उसके साथ इको कर रहे हो। एक इफेक्ट, इसको बोलते हैं इको इफेक्ट। ऐसा हुआ, अच्छा, ओ, अच्छा, तो आप, मेरे सिर में बहुत दर्द रहता है, आपके सर में कितना दर्द होता है। उसने हाथ ऊपर किए, आपने भी अपने हाथ ऊपर किए। ये एक सबकॉन्शियसली पूरी मैचिंग हो रही है। और अब आप पूरी लिसनिंग के साथ उसको सुन रहे हैं, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस है। 80% आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आंसर्स वो दे रहे हैं। आप सिर्फ 20% ही अपनी तरफ से कोई उसको इनपुट्स देंगे एज ए आंसर। ये है मिररिंग एंड मैचिंग, सबसे बहुत मैक्सिमम पावरफुल कॉन्सेप्ट। सामने वाला बंदा बैठा हुआ है, आप उसी पोज में बैठे हो। अगर उसने गर्दन लेफ्ट साइड में झुका रखी है, आपने भी लेफ्ट साइड में झुका रखी है। अगर उसका कंधा लेफ्ट साइड में झुका हुआ है,
आपका भी लेफ्ट साइड में झुका हुआ है, और आप उसके साथ बिना उसको जा डाले हुए आप ये सटली करेंगे, एक इस तरह से करोगे कि सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसको कॉपी हो रहा है या नहीं हो रहा। ये आप बातचीत में भी देखोगे, जिसकी उसकी टोन के अंदर बात कर रहे हैं, उसकी वॉल्यूम भी उसी का यूज कर रहे हैं। अगर वो लो वॉल्यूम पर है तो आप भी लो वॉल्यूम पर है, वो हाई वॉल्यूम पर है तो आप भी हाई वॉल्यूम पर है। उसकी अगर पिच हाई है तो आप भी हाई पिच के साथ उसके अंदर बात कर रहे हैं। मिररिंग एंड मैचिंग, सिर्फ ये नहीं है कि हमें टोन है, वॉइस है, बॉडी लैंग्वेज है, हर एक चीज को हम उसके साथ फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ब्रीदिंग। हमारी ब्रीदिंग तीन अलग लेवल्स पर हो रही है। एक शैलो ब्रीदिंग, बहुत छोटी ब्रीद है जो यहीं तक रहती है। एक हमारी मिडल मीडियम ब्रीदिंग, एक ब्रीदिंग है जो हमारी पेट तक जा रही है। बच्चों को देखेंगे तो पूरा उनका पेट फूलता है हर ब्रीदिंग के ऊपर, लेकिन जैसे हम ग्रो करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग किसी एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित रह जाती है। वो ब्रीदिंग भी उसी पैटर्न पर कॉपी करेंगे। अगर वो शैलो ब्रीथ कर रहा है तो हम भी शैलो ब्रीथ कर रहे हैं, वो मीडियम ब्रीथ कर रहा है तो हम भी मीडियम ब्रीथ कर रहे हैं, और वो डीप ब्रीथ कर रहा है तो हम भी डीप ब्रीथ कर रहे हैं। एक थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप बड़े आराम से इसको आइडेंटिफाई भी कर सकोगे कि वो कौन सी ब्रीदिंग कर रहे हैं। डीप ब्रीदिंग करना, आइडेंटिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको बहुत आसानी से दिखाई देती है। लेकिन मीडियम और शैलो को देखने के लिए आप थोड़ा ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे। वो कितनी स्टेडी ब्रीदिंग है, कितना, ये आपको देख करके जब हम उसको कॉपी करेंगे। अब आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा, VA के, बहुत लोग जानते हैं, विजुअल लोग हैं, कुछ ऑडिटरी लोग हैं, और कुछ काइनेस्थेटिक लोग हैं। अगर आप उनसे कोई उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे, अच्छा जी घूमने गए थे, कहाँ गए थे, हम लोग नैनीताल में गए थे, वहाँ क्या हुआ, वहाँ के साथ क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने ये नहीं कहा कि क्या देखा, मैंने ये पूछा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अरे वहां तो बहुत बर्फ थी, इतना, पूरा जहां देखो सफेद ही सफेद दिखता था, पूरे कहीं ना कहीं ग्रीनरी तो कहीं दिखाई ही नहीं देती थी। उसके एक्सप्लेनेशन में ज्यादातर टाइम दिखाई 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 आएगा, बर्फ नहीं दिखाई देती थी। रास्ते में सड़कें इतनी चौड़ी होती थी, ये नैरो होती थी, ट्रैफिक भी बहुत होता था। अगर आप ऑडिटरी आदमी से पूछेंगे तो वो बोलेगा, अरे वाह क्या मधुर आवाज थी, क्या नदियां किस तरह से बहती थी, लेकिन वहाँ शोर बहुत होता था ट्रैफिक का, किस तरह से, बहुत अच्छा लगता था। यही आप काइनेस्थेटिक आदमी से पूछेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस था, वहां बहुत ठंड थी, बड़ी कपकपी लग रही थी, क्या फीलिंग आ रही थी, बहुत मजा आ रहा था। एक विजुअल की टर्म में बात करेगा, एक ऑडिटरी की टर्म में बात करेगा, और एक फीलिंग्स की टर्म में बात करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो विजुअल लोग होंगे उनकी ब्रीदिंग शैलो होती है, जो ऑडिटरी लोग हैं उनकी ब्रीदिंग मीडियम होती है, और जो काइनेस्थेटिक लोग हैं उनकी ब्रीदिंग डीप होती है। तो आप उनसे एक चीज का एक्सपीरियंस पूछेंगे। एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कैसा एक्सपीरियंस था, वहां आपने क्या हुआ। ना हमने ये कहा कि क्या देखा आपने, ना हमने ये पूछा कि आपने वहां को क्या क्या सुनने को मिला, ना हमने ये पूछा कि आपको कैसा फील हुआ। अब ये चीज खुद क्लाइंट बोलेगा। तो यहां से आपको क्लूज मिलते हैं कि किस तरह से आगे की, और वो किस पैटर्न पर है। आप मिररिंग कर रहे हो, मैचिंग कर रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो, यही एक रेपो बिल्डिंग का मेन चीज होती चली जा रही है। इसके बाद ये है पेसिंग और लीडिंग। इन सब का, तीनों को मिला जुला करके नेक्स्ट फार्मूला, पेसिंग एंड लीडिंग। पेसिंग का मतलब हम पहले वो काम करते हैं जो क्लाइंट करता है, हम उसको मिरर एंड मैच भी कर रहे हैं, उसको लिसन भी कर रहे हैं, उसकी टोन में, उसकी उसकी लैंग्वेज में हम उसको रिप्लाई भी कर रहे हैं, और उसकी टोन में ब्रीदिंग भी हो रही है। एक पेसिंग सेटअप हो गया।
अब आपको एक मिराकल चीज दिखाई देने को मिलेगी। आप एक एग्जाम्पल देखेंगे तो अगर सुबह मॉर्निंग पार्क में अगर कोई जॉगिंग कर रहा है, आप उसके साथ जॉगिंग करनी शुरू कर रहे हैं, आप साथ साथ कर रहे हैं, वो जैसे कर रहा है आप भी वैसे कर रहे हैं, और आप उसके साथ एक रेपो सेट हो गया है। अब आप अपना कुछ स्टाइल चेंज कर दो, आप देखोगे कि अब वो आपको फॉलो करने लग जाएगा। ये है सबकॉन्शियस माइंड की कनेक्टिविटी। ये यहां पर अब आप जो बोलोगे वो करेगा। और एज ए थेरेपिस्ट ये आपको उस समय एक कहीं से एक इस तरह से एक अथॉरिटी मिलती है जिसमें आप उसको जो बोलेंगे वो आपको फॉलो करने लगेगा। इसके लिए पहले पेसिंग करते हैं, फिर लीडिंग करते हैं। अब एक बिजनेस मीटिंग के अंदर की भी एग्जांपल की बात करें तो दो बायर एंड सेलर्स एक टेबल पे बैठे हैं, ठीक है, और सामने कुछ स्नैक्स रखे हैं, ड्रिंक्स रखी है। उसने ड्रिंक उठाई, उसने भी ड्रिंक उठाई, उसने ड्रिंक रख दी, इसने भी ड्रिंक रख दी। फिर उसने उसके बाद कुछ खाने के लिए स्नैक्स लिया, उसने भी वही स्नैक्स लिया, वही रख दिया। एक कहीं ना कहीं मिरर मैचिंग हो रही है, दोनों के माइंड कनेक्ट हो गए। अब आप उसको जो बोलेंगे वो, आप कोई नया एक्शन अपनी तरफ से कर लो, कोई खुद से उठाने का स्नैक्स, आप देखोगे कि वो भी वहां पर उस चीजों को उस तरह से पिकअप करने लगा है। अब आपका लीडिंग वाला स्पेस सेट हो गया है। अब आप उसको जो कहेंगे वो एक्सेप्ट होगा और वो उस चीज को फॉलो करेंगे। यहां पर आपका 80% मैक्सिमम काम हो गया। जब हम उससे बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम एक पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट कर रहे हैं उसको, जो भी वो बातचीत कर रहा है उसको हम एनकरेज कर रहे हैं, उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा हुआ, बहुत बढ़िया किया, नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। हम एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, उसकी बात को पूरा सुन भी रहे हैं। और जब कोई सेशन हुआ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो होंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं होंगी। अब ये एक सेशन हुआ, उसके बाद दोबारा वो आए और वो बोलते हैं जी कि मैं तो ये काम कर ही नहीं पाया, मैं सिर्फ यही कर पाया। एक्नॉलेज वो पार्ट जो उसने किया है, कभी भी उस पार्ट को हाईलाइट नहीं करना है जो उसने नहीं किया है। यहां पर बात करते हैं कि हम आधा गिलास खाली है या आधा गिलास भरा हुआ है, नया कॉन्सेप्ट, कि आधा गिलास में पानी भरा, आधे में हवा भरी हुई है, पूरा गिलास भरा हुआ है, आधा कुछ है ही नहीं। एक कहीं पे थेरेपिस्ट बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे, मैं आपको सेशन दे रहा था, मैंने आपने जो जो बोला मैंने नहीं किया। गुड, लेकिन आपने कोई नुकसान नहीं किया जो अब तक करते चले आ रहे थे। ये है आपका आउटकम। बजाय इसके कि उस चीज को लेकर के हम इरिटेट हुए, मन ही मन में कहीं ना कहीं परेशान होने लगे कि ये तो ये बात मानता नहीं, इसके साथ कैसे सेशन होगा। नहीं, हमें उस पार्ट को हाईलाइट करना है जो उसने किया है। जब हम बातचीत कर रहे हैं तो एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच यूज करते हैं, टेलर्ड अप्रोच यूज करते हैं। हम उसको उसके नाम से उसको एड्रेस भी करते रहते हैं। सबसे प्यारी चीज है इस दुनिया के अंदर कि अगर अपना कोई नाम बोल दे वो आपको बहुत दूर से सुनाई दे जाएगा। एक भीड़ के अंदर भी कोई आपका नाम चिल्लाए, सारे आवाज सुनाई ना दे, आपका नाम सुनाई देगा। जैसे पूरे घर में कहीं पर आपके मोबाइल टोन की रिंग बज रही है तो किसी और को सुनाई नहीं देगी, आपको सुनाई देगी कि कहीं दूर मेरा मोबाइल बज रहा है घर के अंदर। ये पहचान हो जाती है आदमी की खुद की अपने आप से। तो बातचीत के अंदर उसको बीच बीच में उसके नाम से भी अगर हम बुलाते हैं तो ये एक बहुत अच्छा प्रभाव उस रिलेशनशिप पे डालता है। और इस बातचीत के अंदर पूरा का पूरा ओपन और क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप शुरुआत के अंदर ही सेट कर देते हो कि क्या इसकी एक्सपेक्टेशंस, जब मैं ऐसा करूंगा तो आपके साथ ऐसा होने वाला है। जब एक हिप्नोथेरेपी के अंदर भी हम एक पहले से ही प्री टॉक करते हैं, गाइड करते हैं, मैं आपको बोलूंगा और आप उसके अंदर रिलैक्स मोड में चले जाओगे और आपको पूरी तरह से अवेयर होंगे, जो मैं बोल रहा हूँ पूरा सुन रहे होंगे और पूरा वो आपके माइंड में प्रोग्राम हो रहा होगा। और आपका लॉजिकल माइंड थोड़ी देर के लिए साइड में हो जाएगा। तो ये है क्रिएटिविटी, पॉजिटिव चीजें जब उस समय डाली जाती है। ये
एक क्लियर कम्युनिकेशन से। उसका हम ये भी बताते हैं कि किस तरह से आपका एंड रिजल्ट अचीव होने वाला है। आप ये चीज चाहते हैं, इसके लिए ऐसा होने वाला है। तो एक अच्छी अच्छी रेपो के साइन क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये हमारे साथ अच्छी बॉन्डिंग में आ चुका है? आपको बहुत क्लियरली साफ दिखाई देने लग जाएगा। बहुत रिलैक्स्ड होगा क्लाइंट। जो उसने कभी अपने घर के अंदर किसी से शेयर नहीं करी होंगी बातें, वो आपके साथ शेयर कर रहा होगा। वो हर चीज शेयर करेगा आपके साथ। और उसकी बॉडी पोस्चर देखोगे तो पूरा रिलैक्स्ड होएगा। उसका ब्रीदिंग भी बहुत स्टेडी कर रहा होगा। शोल्डर उसके आपको डाउन मिलेंगे। जो एक्साइटेड होगा, जो परेशान होगा, वो फ्रंट पे होगा, या कुछ ज्यादा मूवमेंट कर रहा होगा। कुछ ना कुछ उसके अंदर हलचल हो रही होगी। ये आपको क्लियर साइंस मिलेंगे कि वो पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, या भी उसके अंदर कुछ एक्साइटमेंट चल रही है, कोई कंफ्यूजन चल रहा है, या कोई क्वेश्चंस चल रही है। ये आप उसी समय देख पाएंगे। वो आपके साथ सवाल पूछेगा कि आप ये अच्छा ऐसा करें तो क्या होगा, और वैसा कुछ क्वेश्चनिंग उसके साथ साथ चलती रहेगी। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि वो आपके साथ एंगेज है। जब आपने ये देख लिया कि वो पूरी तरह से आपके साथ जुड़ चुका है, पूरी तरह से आपके साथ कनेक्टेड है, फिर आप उसको फ्यूचर में लेकर जाएंगे उस तरफ जो कि उसका गोल है, जो वो चाहता है, हेल्थ में, रिलेशन में, मनी में, करियर में, किसी भी एरिया के अंदर। आप उसको बताएंगे कि आपकी लाइफ किस तरफ शिफ्ट होने चली जा रही है, उसका हर एरिया के अंदर। क्योंकि जब आप ये चीज उसको बताते हैं, ये इमेज उसके माइंड के अंदर प्लांट करते हैं। और ये इक्वलेंट है एफर्मेशन के, जो कि हम मॉर्निंग में, इवनिंग में करते हैं कि मैं अपने आप को यहाँ देख रहा हूँ। तो जब आप फ्यूचर पेसिंग करते हो, वो इमेज उसके माइंड के अंदर डाल रहे हैं, जो उसके गोल को लेकर के अचीव हो चुकी है। ये इमेज डालते हैं, यही बिलीफ चेंज होता है, यहीं से एक्शन बदलते हैं, और यहीं से रिजल्ट्स बदलते हैं। यही इसका ग्राउंड वर्क है। मैंने जो है अभी अ, हमारा मैंने कहा अब हमारा 2 मिनट हो रहे हैं, मैं कहा टाइम के हिसाब से चल रहे हैं, कहीं लेट तो नहीं हो रहा है। तो मुझे को थोड़ा ये अ, हमारा सेशन यहाँ पर मेरे को इतना कहना है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आपकी क्वेरीज, आपके क्वेश्चंस। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, कुछ सवाल पूछ सकते हैं। जब कोई चैट में क्वेश्चन है भी आप पूछ वो सकते प्लीज हैंड रेज कीजिए। हाँ जी, चैट में लिख सकते हैं। चैट में भी लिख सकते हैं और हैंड रेज कर सकते हैं, और आपका क्वेश्चन टू द पॉइंट क्लियर होना चाहिए हमेशा। जिनका भी कोई क्वेश्चन है, राजकुमार पाठक जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आप अपना क्वेश्चन टू द पॉइंट रखेंगे। मैं अनम्यूट मैं कीजिएगा। एक क्वेश्चन से पहले एक चीज ये जानना जी चाहता जी। हूँ जी। कि मैं स्लाइड को हटाता हूँ, 1 मिनट। हाँ जी। वन मोमेंट। मेरे को थोड़ा सा इसमें शेयरिंग। एक मिनट। कुछ मेरे को कंसर्न हो रखा है। स्क्रीन, मैं इसको ड्रॉप करता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। कुछ एनीवेज, जी। डन। हो गया। हाँ जी। है ना? ठीक है, ठीक है। तो आपको इस सेशन के अंदर क्या आपका टेक अवे लिया, मेरे को चैट में लिख के बताएं। उस मेरे क्वेश्चन आने से पहले मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आपका इस सेशन में बिगेस्ट जो टेक अवे है, मेरे को 2 वर्ड में, 5 वर्ड में, कुछ भी चैट पे लिख करके बताएं, जो आपको सबसे बेस्ट लगा। पेशेंट बॉन्डिंग, परमिंदर जी। रेपो बिल्डिंग, राजकुमार जी।
गुड। ये बेसिक ग्राउंड वर्क है किसी भी थेरेपी सेशन का। थैंक यू लेनोवो जी। जो भी मैं नहीं कह सकता, थैंक यू। चलो जी, थैंक यू जी, आपका वॉइस टोन। ठीक है, अब मैं, है ना, आपसे मुझे ये सिस्टम से माय बेस्ट फ्रेंड का याद आया। गुड। हाउ टू इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट, आस्क पेशेंट व्हाइन मेनी टाइम्स। क्या बात है। पॉजिटिव कनेक्शन, वही की पावर बहुत भयंकर है। पॉजिटिव कनेक्शन, वेरी गुड डॉक्टर रितु। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे लेते हैं। आप राजकुमार जी को अनम्यूट कर दें। राजकुमार जी, आप अनम्यूट कीजिए और आप जी सर, क्वेश्चन रखिए नमस्ते। अपना। जी नमस्ते राजकुमार पाठक जी, नमस्ते। सर बहुत अच्छा लगा क्लास। ये तो हमारा पहला बारी है ऐसा क्लास लिया हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और सर ये बहुत सारे नए चीज सीखने को मिला है। क्वेश्चन तो दो चार है सर। पहला क्वेश्चन यही है कि सर आपने भी तो हमारे साथ कुछ हिप्नोसिस किया होगा ताकि हम एकदम रिलैक्स होके आपके बात दिमाग के अंदर देखो जाए। तो सर मेरे को लगा कि आपने जो वॉइस बोले ना सर, वो जिस तरह से जिस टोन में बोले ना, तो उसी से हम लोग रिलैक्स होकर और कूल माइंड से अभी आपको सुन रहे हैं। तो सर हमको भी, हाँ, हमारा वॉइस टोन ऐसा ही करना है क्या? वो किस परिस्थिति में ऐसा करना है हमको? क्योंकि आपका वॉइस टोन जो है ये रैपिड बिल्डिंग का VA के VA नहीं, हाँ हाँ, रैपिड बिल्डिंग का ये वहां तक तो आपका वॉइस टोन बहुत रिलैक्सिंग था। और और क्या है कि जब पैशन पूरा रैपिड बिल्डिंग हो गया और लीडिंग करने के टाइम आपका वॉइस टोन जो है थोड़ा अलग हुआ था सर वो। तो सर ये बात भी अभी हमको थोड़ा सीखना देखो, ही पड़ेगा सर। ठीक है, ये जब आप इसके अंदर आपने अपनी इंटेंशन डाल दी ना, तो अब आपका ये काम हो जाएगा। दिक्कत होती है जब हमारे मन में वो इंटेंशन नहीं है, और इसका रास्ता भी आपको खुद ही ढूंढ लोगे आप। मैं, कोई कोई भी नहीं बताएगा, आप खुद ही ढूंढ लोगे। मैंने आपसे एक बात बोली कि जवाब कभी जो है वो गलत नहीं होता, सवाल गलत होता है। इंटेंशन जैसी होती है वैसे रास्ते बन जाते हैं। अब आपने एक इंटेंशन अपनी की कि मुझे ये इस तरह से अपनी वॉइस टोन को मॉड्यूलेट करना है, ऐसा हो जाएगा। जब आप, अब आपकी एग्जिस्टेंस में आ गई है ये बात कि इस तरह से ऐसा होता है ना, तो ये चीज जरूरी है। तो ये चीज अब आपके एग्जिस्टेंस में आ गई है, आपके एक्शन में भी आ जाएगी, अपने आप आएगी। अच्छा। जी सर। और बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। और सर आपने ये चीज बताया था कि ये रैपिड बिल्डिंग के बाद है ना, हाँ हाँ। ये पेशेंट हमारे ऊपर वो क्या हो जाएगा, वो उसका लॉजिकल माइंड कुछ देर देर तक आ, शांत हो जाएगा। और वो पूरा हमारे और हम उसमें कनेक्ट हो जाएंगे, है ना? तो सर ये सारा रैपिड बिल्डिंग का अर्थ यही है कि हम पेशेंट का लॉजिकल माइंड को थोड़ा देर वो कर देते हैं, ऑफ स्विच ऑफ कर देते हैं और उसको फीलिंग्स में लेके आते हैं। देखो, ऐसा होता है, लॉजिकल माइंड का ऑफ होने की कुछ चीजें हैं। अगर उन रास्तों से निकलेंगे तो लॉजिकल माइंड ऑफ हो जाएगा। रिलैक्स्ड स्टेट में होंगे तब आपका माइंड जो है आपका ऑफ हो जाएगा, लॉजिकल माइंड ऑफ हो जाएगा। आपका डेली होता है। किस समय होता है? जब आप बेड पर सुबह सोकर उठे हो, जस्ट पहली बार आंख खुली है, वो वो टाइम है जब आपका लॉजिकल माइंड साइड में होता है। ये वो बहुत कीमती टाइम है, सबसे प्रीशियस टाइम है ये। अगर आपके दिन भर की कोई चीज का आप सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो, उस समय आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन मिल सकता है। अच्छा। दूसरा,
दूसरा टाइम, जब इसको हाफ स्लीप बोलते हैं, आधा सोए हुए हैं, अभी सोकर उठे हैं। दूसरा टाइम, जब आप रात को सोने के लिए जा रहे हो, सोने के लिए जब आप बेड पर गए, तो नींद में आने से जस्ट थोड़ा पहले जब आपकी आंखें भारी होने लग रही है, वो टाइम है जब आपका लॉजिकल माइंड साइड में होता है। उस समय अगर आप अपनी लाइफ से कोई गोल चाहते हो, उस समय वो अफर्मेशन बोल दो, पूरी रात माइंड उस पर काम करेगा, आपको उसके रास्ते दिखाएगा। सुबह उठोगे आपको कोई रास्ता दिखाई दे सकता है। ये वो टाइम है, माइंड को काम पे लगा रहे हो आप, सबकॉन्शियस माइंड, जब आप हाफ स्लीप की मोड में हो। हिप्नोथेरेपी के अंदर हम यही चीज, एक रिलैक्सेशन, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ और तरीके हैं जिससे यूज करके हम रिलैक्स स्टेट में ले जाते हैं। फिर वहां पर वो चीजें प्रोग्राम करते हैं जो कस्टमर चाहता है। अच्छा सर। तो पहला बात तो ये हम अपने आप को ही लागू करना पड़ेगा। और आपने अभी जो रैपो बिल्डिंग सिखाए हमको, और वो हम अपना पैशन से अच्छा से कर पाएंगे ना शायद। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप राजकुमार जी कहाँ से हैं? नेपाल से हूँ सर। नेपाल से। मैंने देखा था ये एक ही नंबर है +977, जो अच्छा। बिल्कुल बात हुई थी। अब नेपाल में किस जगह से है? काठमांडू। काठमांडू मेन कैपिटल से। ठीक है, गुड, बढ़िया है जी। तो थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू। सो मैं नहीं देख रहा कि और किसी का भी हाथ उठा हुआ। नेक्स्ट। दीपेंद्र, हाँ जी, दीपेंद्र जी आप अनम्यूट कीजिए। दीपेंद्र जी। ओके। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते दीपेंद्र जी, नमस्ते। सर एक बात पूछना था सर। हाँ जी। सर जैसे कि आपने बताया कि जब रैपिड बिल्डिंग करते हैं, जो कॉन्शियस है, जो लोग जैसे हाइपर एक्टिविटी चाइल्ड आते हैं हमारे में, और हम्म। कभी कभी एडल्ट भी हाइपर एक्टिविटी एडल्ट आते हैं। जी जी तो जी। जो हमारा बात ही नहीं सुन सकता है, उसका उतना क्षमता भी नहीं होता है, जबकि हाइपर एक्टिविटी चाइल्ड होता है, एडीएचडी चाइल्ड होता है, ऑटिज्म का चाइल्ड होता है, तो वो तो हमारा बात ही नहीं सुनता है। तो उस प्रकार का चाइल्ड का हम कैसे डील कर सकते हैं कि हिप्नोथेरापी के थ्रू? तो दीपेंद्र जी, तो आप हिप्नोथेरेपी का करते हैं? नहीं नहीं सर, हाँ हाँ। आप क्या चीज का करते हैं? हम न्यूरोथेरापी करते हैं सर। न्यूरोथेरेपी। तो देखो, जब क्लाइंट लिसनिंग स्टेट में नहीं है, जब जब क्लाइंट सुनने की अवस्था में नहीं है, चाहे वो बच्चा है या फिर वो एक बड़ा है, तो उसका मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है, या कुछ और चीजें हैं, तब इसके अंदर एक तरीका जो है, वो सरोगेसी के थ्रू करते हैं। उनके जो नियरेस्ट नेक्स्ट पर्सन है उनके साथ माइंड कनेक्ट करते हैं। ये एक लंबा प्रोसीजर है। तो उसके थ्रू करते हुए हम वहां तक पहुंचते हैं। मतलब मान लो उसकी मदर है, उसकी मदर को इसमें हिप्नोथेरेपी में लेकर के, उनको रिलैक्स स्टेट में ले जा करके, फिर वहां से हम बच्चे के माइंड तक कनेक्ट कराते हैं। और फिर वो ये एक प्रोसेस है। इसको सरोगेसी इंडक्शन बोलते हैं। ये भी काम करता है सर? बिल्कुल काम करता है। सर सरोगेसी इंडक्शन भी काम करता है? अभी मेरे मेरे न्यू टर्म्स ये आपसे आपसे सुना, जी सरोगेसी जी। इंडक्शन। इसमें हर एक का ना, देखो आप जो भी कर रहे हैं ना, तो हर एक की अलग अलग थेरेपी के अंदर अलग अलग टर्म्स हैं। आप कुछ टर्म्स को बोलोगे, मुझे नहीं पता चलेगी, जैसे अभी मैंने शुरू में पूछा था। जैसे जैसे मेरे श्याम माधव की चैनल भी देखता हूँ, जी जो जो भी वो भी एक हिप्नोथेरापिस्ट ही है, जी इंडिया के जी जाने माने। और वो बोल उसका चैनल में मैंने सुना था कि जब कोई व्यक्ति हिप्नोथेरापी में ट्रस्ट ही नहीं करता है, और जिसका हिप्नोथेरापी में कोई भरोसा भी नहीं है, तो वो इंड्यूस हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखो, जो जनरल कॉन्सेप्ट पब्लिक के अंदर है हिप्नोथेरेपी को ले करके,
वो वो है जो पिक्चरों में दिखाया गया है। हिप्नोथेरेपी को ये मानते कि आपने सम्मोहित कर दिया, अब आप जो बोलोगे वो वैसे करेगा। अब आप जो है ना, उससे आप उसको कुछ उससे आप ले सकते हो। जैसे हम सुनते हैं कि कोई रेलवे स्टेशन पर उसने हिप्नोटाइज कर दिया, उसका गोल्ड ले लिया, पर्स ले लिया, लूट लिया, ये कर लिया। ये चीजों से मिसकॉन्सेप्शन फैला हुआ है। जो आदमी हिप्नोटाइज्ड है वो पूरी तरह से अवेयर होता है। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो उसकी मोरल एथिक्स उसको करने के लिए अलाउ नहीं करती है। इसीलिए हम बात करते हैं प्री हिप्नोटिक टॉक की, जिसके अंदर हम उसको गाइड करते हैं कि आपका क्या गोल है। ठीक है, मैं अब आपको, आपका लिमिटिंग बिलीफ क्या है, ये बिलीफ है। वो कह रहे हैं जी मुझे इतना पैसा कमाना है। आपका लिमिटिंग बिलीफ क्या है? मैं मानता हूँ पैसा, बोलते हैं लोग, कई लोगों के घरों में खूब बोला जाता है पैसा बड़ी गंदी चीज है ना। ये तो उसके माइंड में ये बिलीफ बैठा हुआ है। जब तक ये बिलीफ नहीं हट करके वो कहेगा कि पैसा अच्छी चीज है, पैसा भी बहुत जरूरी चीज है, पैसा भी बहुत काम की चीज है, जब ये बिलीफ उसके मन में बैठ जाएगा तो उसके पास पैसा आने लग जाएगा। तो अब हमने ये बिलीफ देख लिया कि उसके मन में बैठा हुआ है कि पैसा बहुत गंदी चीज है। अब उसको हम हिप्नोथेरेपी सेशन में ले जा करके इसी बिलीफ को रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह नया बिलीफ प्लांट करेंगे। और इस सारी प्रोसेस में क्लाइंट का बिलीफ होना सबसे ज्यादा कंपलसरी है। आप बिना उसकी इन्वॉल्वमेंट के उसको नहीं कर सकते। सर ये इंड्यूस जो होता है ना सर, जैसे आपने बताया कि सरोगेसी इंडक्शन की बात किया, जैसे बिना जानकारी भी क्लाइंट और पेशेंट जो भी है इंड्यूस हो सकता है कि नहीं सकता है सर? बिना जानकारी के, क्लाइंट के बिना जानकारी के, ये तो डेली चीजें होती रहती है भाई, डेली होती रहती है। अब आप दुकान पर गए हो, कपड़े की दुकान पे साड़ी खरीदने के लिए, ठीक है, वहां पर आपने चार पांच साड़ियां देखी। एक सेल्समैन है, वो पूछता है आपको कौन सी साड़ी पसंद आई है, तो आप बोलोगे नहीं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दूसरा सेल्समैन है जो आप पे पूरी तरह से आपको ध्यान रख रहा था, आप किस साड़ी पे ज्यादा नजर टिका रहे हो, आप किस तरह से देख रहे हो, आपका वो उसने पहचान लिया, आपका टेस्ट क्या है, उसने ये पहचान लिया कि आपका बजट क्या है। फिर वो आपसे उसी रेंज के अंदर जो दो साड़ियां रखी होंगी, वो बोलेगा आप लाल वाली लोगे या पीली वाली। जो पुराने सेल्समैन ने क्वेश्चन पूछा था, उसने पूछा था आप कौन सी साड़ी लोगे, उसने आपको चॉइस दे दी। लेकिन इस सेल्समैन ने पूछा आप लाल साड़ी लेना चाहते हो या पीली साड़ी। अब आपके पास ना की चॉइस है नहीं, वो आपके साथ रेपो बिल्डअप कर चुका है। फिर आप कहोगे हाँ ठीक है, मेरे को ना पीली वाली साड़ी दे दो, इसका क्या लगाओगे रेट आप। तो अब आप दोनों के अंदर, यहां पर भी आप उसके साथ चल रहे हैं। इसका मतलब इनडायरेक्ट इंडक्शन भी आ, हमारे जीवन में होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। इनडायरेक्ट, इसके लिए जरूरी है कि आपकी अवेयरनेस पूरी तरह से आप देख रहे हो, जान रहे हो। जैसे जैसे एक एक और सवाल है सर। जैसे बोसात ने एक बार क्या किया था कि ईरान के साइंटिस्ट को वह बैठे बैठे ही मार डाला था, बिना हथियार के। तो ये भी हिप्नोथेरापी के ही एक इंडक्शन के थ्रू ही हुआ था कि कैसा था सर एक केस? देखो, ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर डीप में जा करके हमें देखना पड़ेगा। इस तरह से मैं उसके बारे में अवेयर भी नहीं हूँ, मैं कोई कमेंट भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक बात जानता हूँ, कैंसर तक का पेशेंट अगर मन में ये बोल देना मैं ठीक हूँ, तो वो ठीक हो जाता है। ये अगर तो स्ट्रांग मेरे बिलीफ आ जाए ना, उसके अंदर स्ट्रांग बिलीफ आ जाए, तो ये इस तरह से वो सेल्फ हिप्नोटाइज करके अपने अंदर वो काम कर लेता है। ये तो मेरे बुक में भी पढ़ा था। हाँ। उसका नाम तो अभी मुझे पता नहीं है। मैंने बुक में तो पढ़ा था अभी, मुझे पता तो नहीं था। ठीक है सर, आपसे बातचीत करके बहुत
जानकारी मिला। थैंक यू जी, थैंक यू। आप भी, आप किस तरफ से है? मैं नेपाल से हूँ सर। हाँ, मैं आपकी लैंग्वेज से पहचान गया। और आप नेपाल में किस जगह से हो? अभी मैं नेपाल के भरतपुर चितौन डिस्ट्रिक्ट में हूँ सर। शुरू शुरू में चितौन। ही है, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, अभी नजदीक नेपाल, नजदीक नेपालगंज और उसके बीच में। नजदीक नजदीक ही है, हाँ नजदीक हाँ ही हाँ है। हाँ। हमने इसमें सेंचुरी, भरतपुर की सेंचुरी से पास किया था, जहाँ पर एक लिमिट है, गाड़ी की लिमिट चलाने की 40। आपको इतनी स्पीड के अंदर वहां, इतनी 1 घंटे में आपको उस तरफ होना ही होना है। ना धीरे चला सकते हो, ना तेज चला सकते हो। पहले गए तो दिक्कत, ज्यादा गए तो दिक्कत। ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच आपका। और ओके सर, मैं थैंक यू। देख रहा हूँ अब और कोई वो नहीं है। और हमारे 10:15 हो गए, हम 15 मिनट ऊपर है अपने शेड्यूल टाइम से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आपने इसके लिए आपने अपने लिए इनपुट्स देखे। तो एनीथिंग परमिंदर जी? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय और अपना नॉलेज शेयर किया हमारे साथ, उसके लिए हम सब आपका बहुत बहुत आभारी हैं। और हम चाहेंगे कि आप फ्यूचर में भी आके हम साथ ऐसे सेशन लीजिए, ताकि हमें साइकोलॉजी की, हिप्नोथेरेपी की और पेशेंट से डीलिंग की नॉलेज बढ़ती जाए हमारी ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम ठीक बहुत है। बहुत धन्यवाद अदा करते हैं आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, पूरे ग्रुप थैंक की यू। तरफ से, सभी की तरफ से मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके ओके। थैंक थैंक यू। यू ओके। थैंक यू सर।